Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we will cover another set of 10 questions for KYC AML certification. So watch this video till end to learn the very important concepts for the certification exams. So the first question for today, it says smurfing means large number of cash deposits into same account to avoid reporting requirements. यानी कि जो रेगुलेटरी थ्रेशहोल्ड्स हैं उनसे बचने के लिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से बचने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिपोर्ट ना हो, आप बड़ी ट्रांजैक्शन की बजाय जो क्वांटिटी है ट्रांजैक्शंस की उसे बढ़ा देते हैं। लाइकवाइज अगर यहाँ पर है कि 50,000 की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, तो ज़्यादातर कस्टमर क्या करेंगे जो अपना पैन कार्ड फर्निश नहीं करना चाहते हैं 49,900 रुपीज़ जमा करवाते रहेंगे एंड पैन कार्ड जमा नहीं करवाएंगे। तो ये बैंक पर्सनल की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे कि वो यहाँ पर जो डिपॉजिटर है वो सोर्स ऑफ फंड्स को यहाँ पर डिक्लेयर क्यों नहीं करना चाहता। यानी कि अगर वो सोर्स ऑफ फंड्स को डिक्लेयर करना चाहता तो वो अपना पैन कार्ड यहाँ पर लगा देता। तो सोर्स ऑफ फंड्स जो है यहाँ पर वो संदेहजनक है, सस्पिशियस है, इसी कारण से वो पर्सन है वो यहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से बचने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मर्फिंग। इसको हम स्मर्फिंग कहते हैं, ताकि रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिपोर्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंडर आप ना आए, थ्रेशहोल्ड से आप बचे रहें। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन बी सेज वन वोचर फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट, दैट इज नॉट ट्रू। लो वैल्यू डिनोमिनेशंस ऑफ कैश, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। So option A is the right answer here. Next question says identify the true statements with respect to KYC procedure for the foreign students in India. यानी कि जब कोई फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पर इंडिया में आता है तो उसे वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करने के लिए मे भी हो सकता है अपनी होम कंट्री से पैसे मंगवाने पड़े। यानी कि अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉरेन स्टूडेंट है, FS है, तो इसे अपनी यहाँ पर होम कंट्री से अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से जो पैसे मंगवाने हैं उसके लिए इसको अकाउंट चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे फॉरेन स्टूडेंट को NRO अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जो है अलाउड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, तो यहाँ पर उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड फॉल्स है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इट सेज पाकिस्तानी नेशनैलिटी स्टूडेंट्स वेयर RBI परमिशन इज रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई पाकिस्तानी नेशनैलिटी का स्टूडेंट है जो अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन चाहिए अकाउंट ओपन करने से पहले। स्टेटमेंट सेकंड इट सेज बैंक्स में ओपन अ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द पासपोर्ट विद प्रॉपर वीजा एंड इमिग्रेशन एंडोर्समेंट। तो जहां पर जो स्टूडेंट है उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी नहीं है, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, तो वहां पर जो बैंक है एज आई टोल्ड यू NRO अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन किसके बेस पर, पासपोर्ट के बेस पर, जहां पर प्रॉपर वीजा एंड इमिग्रेशन एंडोर्समेंट है उसके बेस पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को ले सकते हैं एंड एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग फ्रॉम द फॉरेन स्टूडेंट, उसके एड्रेस के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड फर्दर एक फोटोग्राफ एंड साथ में एक लेटर ऑफ ऑफरिंग चाहिए, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट ने, जिस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एडमिशन ऑफर की है उसकी ऑफर लेटर भी चाहिए साथ में। ठीक है, उसके बेस पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फर्दर अगर लोकल एड्रेस अवेलेबल नहीं, दैट इज द स्टेटमेंट 3, द लोकल एड्रेस शैल बी ऑब्टेन्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द ओपनिंग ऑफ अकाउंट। यानी कि जिस तारीख को अकाउंट ओपन किया गया, एक डिक्लेरेशन यहाँ पर ली गई है। ठीक है, अगर डिक्लेरेशन नहीं भी दी गई, यानी कि अगर फॉरेन स्टूडेंट का अभी कोई उसने रेंट पर नहीं लिया है, ठीक है, रेंटल पर नहीं लिया है, तो उसके केस में जो डिक्लेरेशन है वो 30 डेज के अंदर देनी जरूरी है स्टूडेंट को। यानी कि विद इन 30 डेज लोकल एड्रेस को यहाँ पर उसके बारे में, लोकल एड्रेस के बारे में यहाँ पर जानकारी देना जरूरी है। ठीक है, तो फॉरेन स्टूडेंट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड फर्दर इस एड्रेस को वेरीफाई भी किया जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट इट सेज ड्यूरिंग द 30 डेज पीरियड द अकाउंट शुड बी ऑपरेटेड विद द कंडीशन ऑफ अलाउइंग फॉरेन रेमिटेंसेज नॉट एक्सीडिंग USD 1000 इनटू द अकाउंट। तो इन 30 डेज के दौरान जब तक जो एड्रेस, लोकल एड्रेस यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो अकाउंट है वहां पर एक कंडीशन रहेगी कि जो फॉरेन रेमिटेंसेज यहां पर रिसीव होंगी दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 1000 USD, वो 1000 USD से ज्यादा नहीं हो सकती है, एंड अ कैप ऑफ ₹50,000 ऑन द एग्रीगेट। एंड एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर जो कैप रहेगा वो 50,000 रहेगा। एग्रीगेट अमाउंट जो रहेगा उसका कैप कितना रहेगा, 50,000 रहेगा।
ओके, सो चारों ही स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज केवाईसी मेजर्स अंडर सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ओवर हियर। यहां पर 49 आएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑप्शंस गिवन ओवर हियर आर 25A, 32A, 138A, 35A। तो राइट आंसर इज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो केवाईसी मेजर्स इशू करता है डेट आर इशूड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेक्शन 35A है उसके अंडर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये डायरेक्शंस दे सकता है टू द बैंक्स। यानी कि अगर बैंक को लगता है, अगर रिजर्व बैंक को यहां पर लगता है कि कोई ऐसी चीज की जानी चाहिए जो डिपॉजिटर्स को सेफगार्ड करे, या फिर बैंक्स को लगता है कि कोई ऐसी चीज बैंक कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग एक डेट्रीमेंट, खराब इंपैक्ट पड़ सकता है डिपॉजिटर्स के ऊपर, उसके रिगार्ड में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहां पर डायरेक्शंस दे सकता है बैंक्स को। तो उन्हीं पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है केवाईसी मेजर्स को इशू करता है बैंक्स के ऊपर। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस the ordering bank and intermediary bank in case of wire transfers have to preserve the originating information for at least how many years? 20 years, 15 years, 10 years, 5 years। तो जब भी एक वायर ट्रांसफर रहती है तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बैंक्स के पास ये ऑपरेशंस हो। तो लेट इट बी कि एक बैंक है ABC जिसने एक वायर ट्रांसफर करनी है अपने कस्टमर के बिहाफ पर। लेट अस से कि X जो है वो एप्लीकेंट है, यहां पर जो ABC रहेगा डेट विल बी द ओरिजिनेटिंग बैंक। ABC क्या रहेगा यहां पर? ओरिजिनेटिंग बैंक रहेगा, जहां से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, फर्दर इसने जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस कर रही है बैंक, ठीक है, लेट इट बी PQR बैंक जो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑपरेशंस कर रही है, ठीक है, जिसके थ्रू रेमिटेंस की जानी है, वायर ट्रांसफर की जानी है, तो यहां पर ये बैंक कंसीडर होगा इंटरमीडियरी बैंक। ये बैंक क्या रहेगा? इंटरमीडियरी बैंक। एंड फर्दर इसके बेस पर जो ट्रांजैक्शन है फर्दर यहां पर जाएगी बेनिफिशियरी के पास। ठीक है, तो यहां पर भी इसी तरह से हो सकता है कि यहां पर एक बेनिफिशियरी बैंक हो या इंटरमीडियरी बैंक हो, फर्दर यहां पर बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्डरिंग बैंक है, जो इंटरमीडियरी बैंक है, यानी कि जहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है एंड जहां पर इंटरमीडिएट बैंक है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन जो है राउट हो रही है। ठीक है, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है ना AML के ऊपर, उनके हिसाब से जो ओरिजिनेटिंग इंफॉर्मेशन है डेट शुड बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 5 years। तो कम से कम 5 साल के लिए इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखना होता है। कम से कम 5 साल के लिए इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखना होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इट सेज बेसल कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस डोमेस्टिक ट्रांसफर्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, NPOs ट्रांसफर्स, NPO मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफर्स। ऑप्शन डी इट सेज नन ऑफ द अबव। सो बेसल कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था टू एड्रेस द क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स को एड्रेस करने के लिए बेसल को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज सेटिंग अप एन FIU वाज अ फंक्शन ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। सो FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप करने का जो फंक्शन था ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का था, फर्दर कोडिफाइड बाय द एगमॉन्ट ग्रुप, जिसे फर्दर कोडिफाई किया गया था बाय द एगमॉन्ट ग्रुप। इज इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो FIU एक इंटरनेशनल एजेंसी है। तो जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन थी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर, इस चीज को फील किया गया कि एक इंटरनेशनल एजेंसी होनी चाहिए जो सभी तरह का जो डाटा है उसे रिसीव करे, उसे एनालाइज करे एंड फर्दर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, टेररिज्म और फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए उसके साथ डील करे। ठीक है, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ डील करे। तो ये एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है जिसके पास ये सारा इंफॉर्मेशन आती है एंड ये फर्दर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद फर्दर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उन्हें डिसेमिनेट करती है ताकि प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर एक्शन जो है वो लिए जा सके। एंड फर्दर इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए कि इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो जरूरी है। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ना है, टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ना है, तो आपस में कॉपरेशन जरूरी है, क्योंकि अगर एक कंट्री यहां पर कॉपरेट नहीं करती है, ठीक है,
तो जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उस कंट्री में ही जाकर रिसाइड करेंगे जहां पर उन्हें पनाह मिल रही है, यानी कि जहां पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो आपस में कॉपरेशन जो है वो जरूरी था। इसके रिगार्डिंग एक इनफॉर्मल नेटवर्क बनाया गया FIUs का, यानी कि FIU एक इंटरनेशनल लेवल पर होगी। उसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज में FIU जो कि इसके मेंबरशिप थी, उनके डिफरेंट यूनिट सेट किए गए। जैसे FIU IND है जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है इंडिया का, ठीक है, जो यहाँ पर फाइनेंशियल डाटा को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटी से। तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया जाना जरूरी था ताकि एक इनफॉर्मल यहाँ पर नेटवर्क बनाया गया। सो ये डिवेलप्ड हुआ इनटू द एगमॉन्ट ग्रुप। एंड जो FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2012 के स्टैंडर्ड थे, वहां पर ये रिक्वायरमेंट थी कि जो भी उसके मेंबर हैं, जो भी एक FIU है वो इसका मेंबर बने, यानी कि एगमॉन्ट ग्रुप का मेंबर बने वो, ठीक है, जो FATF के स्टैंडर्ड थे उसमें ये कहा गया था 2012 के। सो दिस स्टेटमेंट ओवर हियर इज ट्रू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच section of PMLA 2002 gives immunity to banking companies etc against the civil proceedings for furnishing information to FIU IND। अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन अगर हम देते हैं वो सिक्रेसी ऑफ कस्टमर के अगेंस्ट है। तो PMLA का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बैंकिंग कंपनीज को कि उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी अगर वो इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को। तो डेट इज सेक्शन 12 ऑफ द PMLA। सेक्शन 12 ऑफ द PMLA जो यहां पर एक इम्यूनिटी देता है बैंकिंग कंपनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैन ट्रांजैक्शंस डन बाय द इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CTR रिक्वायरमेंट। तो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो थ्रेशोल्ड बेसिस रिपोर्ट है, क्या यहां पर जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें छोड़ा जाता है? तो डेट इज फॉल्स, उन्हें भी बीच में इंक्लूड किया जाता है। सो जहां पर भी जो क्राइटेरिया है CTR का वो फुलफिल हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल अकाउंट है चाहे किसी एंटिटी का अकाउंट है, वो सभी यहां पर रिपोर्ट होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन बी जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल विद इन 3 days आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट file the electronic copy of the client's KYC records with the central KYC records registry। Is it true or false? तो जब भी एक बैंक ने एक बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है, यानी कि किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन किया है, तो विद इन 3 days ये जो डाटा है इसके रिगार्डिंग, इसका एड्रेस प्रूफ, इसका ID प्रूफ, इसका फोटोग्राफ, इट इज टू बी अपलोडेड टू द CKYC। उस केस में इसे CKYC यानी कि सेंट्रल KYC या CKCR में रिपोर्ट करना पड़ता है, इसको अपलोड करना पड़ता है। तो सेंट्रल KYC रजिस्ट्री में इसे यहां पर अपलोड करना पड़ता है। उसके बेस पर एक 14 डिजिट्स का यूनिक आइडेंटिफायर मिलता है, यूनिक आइडेंटिफायर मिलता है जो अपने कस्टमर को बताना होता है। तो इससे कस्टमर का जो हैसल है रिगार्डिंग अगर वो किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाता है तो वहां पर वो ये यूनिक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकता है, रेदर देन फर्निशिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन। सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिफायर दे देगा कस्टमर दूसरे बैंक में जाकर अगर उसने अकाउंट ओपन करवाना। लाइकवाइज यही कस्टमर अगर PQR बैंक में गया तो यहां पर सिर्फ ये अपना यूनिक आइडेंटिफायर भी दे देगा जो इस बैंक ने यहाँ पर सही के साथ जो पोर्टल चल रहा है सेंट्रल KYC का, वहां पर जो रजिस्ट्री की है उसका जो यूनिक आइडेंटिफायर था यहाँ पर PQR को दे देगा। साथ में जो फोटो कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट्स की वो प्रोवाइड कर देगा। इट शुड बी सफिशिएंट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेयरिंग अंडर मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू। लेयरिंग का क्या मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर? तो स्टेजेस क्या रहती है मनी लॉन्ड्रिंग की? पहली स्टेज रहती है प्लेसमेंट, सेकंड इज द लेयरिंग एंड थर्ड वन इज द इंटीग्रेशन, यही रहती हैं। तो यहां पर पूछा गया है लेयरिंग यहां पर किस चीज को रेफर करती है? So option A over here it says distinguish the origin of initial deposit through multiple transfers। तो जो ओरिजिन था, जो पैसे को आपने जब प्लेस किया, आप उसके ओरिजिन की आइडेंटिटी को नहीं बताना चाहते हैं, उसके कारण आप लेयरिंग करते हैं। कहीं पर आप ट्रांसफर्स कर देते हैं, कहीं पर आप कैश कर देते हैं। तो ये डिफरेंट मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांसफर्स के थ्रू की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर।
ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी इट सेज डिस्टिंग्विश ओरिजिन ऑफ इनिशियल डिपॉजिट थ्रू मल्टीपल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो इनिशियल डिपॉजिट का ओरिजिन था उसको आपने छिपाना है, उसको अलग अलग करना है, तो वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन के थ्रू कर रहे हैं. डेट इज ऑल्सो ट्रू. तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. डेट इज बोथ ऑफ द अबव. तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर रहेगा. तो फ्रेंड्स दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन. आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके. एंड फर्दर फुल वीडियो कोर्स फॉर KYC AML CCP, that is Certified Credit Professional MSME, is available with us. Please visit our website regarding the same for the enrollment.